कॉफी पर कुरुक्षेत्र शो में मेहमानों द्वारा व्यक्त की गई राय और कमेंट्स उनके निजी विचार हैं। मेहमानों की राय को इंडिया टीवी या शो के होस्ट की राय न मानी जाए। इंडिया टीवी का मकसद किसी भी व्यक्ति या वर्ग की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कॉफी पर कुरुक्षेत्र। मैं हूं सौरभ शर्मा, रोज की तरह आपके साथ वो प्रोग्राम जहां बातें करते हैं बिल्कुल खुल्लम खुल्ला। और अब तो दिल्ली का इलेक्शन देखिए डब्बा बंद होने वाला है, क्योंकि आज प्रचार बंद हो गया और 2 दिन के बाद वोटिंग हो जाएगी। तो दिल्ली के इलेक्शन में क्या इस बार अरविंद केजरीवाल के साथ कोई अपसेट होने वाला है? लोग कहते हैं अरविंद जी की खुद की सीट बहुत फंसी हुई है, 10 साल हो गए, 3 बार वो मुख्यमंत्री रह चुके हैं, इस बार मामला टाइट है, फंसा हुआ है। इन सारी बातों पर हम लोग चर्चा करते ही रहे हैं, लेकिन अब जितना चुनाव हम लोग नजदीक चुनाव के पहुंचते जा रहे हैं, उतनी बातें थोड़ी थोड़ी और क्लियर हो रही हैं। तो आज भी हम लोग दिल्ली की बात करेंगे, लेकिन आज हम लोग T70 खेलेंगे। जैसे T20 होता है, ऐसे T70 खेला जाएगा। आज आपको दिल्ली की हर सीट के बारे में हम कुछ ना कुछ अपडेट करने की कोशिश करेंगे कि वो सीट किस तरफ झुकती हुई जो है हमको दिखाई दे रही है। और इसके लिए हमारे साथ रोज की तरीके से बहुत खास मेहमान हैं स्टूडियो में। प्रदीप सिंह जी आ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत आपका। देवेंद्र पराशर हमारे पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ हैं। देवेंद्र, आपका बहुत स्वागत है। और आज के हमारे जो खास मेहमान हैं, रोज हम एक स्पेशल गेस्ट को आपके सामने रखते हैं, शरद शर्मा, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। और दिल्ली के लोग तो खूब पहचानते होंगे शरद को, बहुत जाना पहचाना चेहरा। दिल्ली की गली गली कूचा कूचा सब शरद का पैदल घुमा हुआ है, राइट? तो आज वो अपना असेसमेंट जो है घूम घूम के जो उनको दिल्ली में पता लग रहा है वो बताएंगे। सर, T70 का आपको है। आज हमारे अंपायर आप, ये दोनों बॉलर बैट्समैन जी और शरद, ठीक है? आप हमको मुद्दे बस समझाइए, हम लोग सीट पकड़ते हैं, ऐसा करते हैं। लेकिन अब चूंकि शरद पहली बार आए तो एक ओपनिंग रिमार्क उनका बनता है। शरद, आपके हिसाब से दिल्ली का इलेक्शन कैसा जा रहा है, किसके लिए? देखिए, इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये जो इलेक्शन है, पहली बात तो पूरा का पूरा इलेक्शन अरविंद केजरीवाल पे टिका हुआ है। सवाल ये है कि अरविंद केजरीवाल फिर आएंगे या जाएंगे, पहला सवाल तो ये है। तो इसलिए, और क्योंकि बाकी दोनों पार्टियों ने, बीजेपी ने, कांग्रेस ने कोई सीएम चेहरा नहीं दिया है, इसलिए भी ये पूरा इलेक्शन अरविंद केजरीवाल पे टिका हुआ है। क्योंकि अभी जो सत्ता है दिल्ली में वो अरविंद केजरीवाल की, सॉर्ट ऑफ रेफरेंडम ऑन अरविंद केजरीवाल। तो अरविंद केजरीवाल पे, और उन्होंने खुद ही इस इलेक्शन को एक तरह की लक्ष्मण रेखा, या ये कहें जो सीता जी ने पार की थी, जो लक्ष्मण रेखा, हाँ लक्ष्मण रेखा, वो बाद में अग्नि परीक्षा, अग्नि परीक्षा इसको बनाया, ये कहते हुए, क्योंकि उन्होंने इस्तीफा यही कह के दिया कि जब दिल्ली के लोग ये कहेंगे बहुमत देकर कि आप इस सीट पर बैठिए, तो तब मैं इस सीट पर बैठूंगा। तो इन्होंने खुद ही इसको एक अग्नि परीक्षा इसको बनाया। तो इसलिए इसमें कोई शक नहीं है, ये चुनाव अरविंद केजरीवाल पर ही टिका हुआ है। ये चुनाव आम आदमी पार्टी के लिए पहले 2 चुनावों के मुकाबले या 2013 के मुकाबले बिल्कुल अलग है। 2013 में नई पार्टी थी, कोई बैगेज नहीं था, बस ये था कि जनता में आपको भरोसा पैदा करना है, जनता आपको वोट देगी नहीं देगी फैसला कर लेगी। 15 और 20 में लहर थी, इतनी लहर थी कि लोग विधायक का नाम भी नहीं जानते थे, कैंडिडेट का नाम भी नहीं जानते थे, लोगों ने वोट दे दिया। और ऐसा दिया कि बीजेपी ने अपने इतिहास की सबसे करारी हार जो है इसी दौर में देखिए, जबकि बीजेपी ओवरऑल अपने स्वर्णिम शिखर पे थी जब नरेंद्र मोदी आए, सारे जीतते रहे, लेकिन दिल्ली में ही वो हार गए। लेकिन फिर भी ये चुनाव आम आदमी पार्टी के लिए बहुत टफ है। वो इसलिए कि पहली बात तो आम आदमी पार्टी अब 10 साल हो गए सत्ता में शासन करते हुए। कोई भी पार्टी जब शासन करती है लंबे समय तक, एंटी इनकम्बेंसी हो जाती है। पिछले काफी समय से एक ये कहा जाए कि जैसे पंजाब आम आदमी पार्टी ने जीता था, उसके बाद से ही केंद्र सरकार की तरफ से जो फैसले हुए, उसकी वजह से जो पार्टी सत्ता में है उसको शासन करने में दिक्कत हुई, और लिटरली सरकार जो है एक तरह से पैदल हो गई। क्योंकि आपने देखा होगा, एक के बाद एक LG बदले गए, जैसे ही पंजाब जीते थे उसके बाद में, और दिल्ली के CS बदले गए। तो ये बदलते के साथ ही दिल्ली का जो काम करने का तरीका था, गवर्नेंस थी, वो प्रभावित हुई। और धीरे 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 करके आज हम जब इसको पलट के देखते हैं तो ये दिखाई देता है कि शायद वहीं से ही एक तरह की तैयारी शुरू हो गई थी बीजेपी की, कि किस तरह से अब हमें आगे जाकर चुनाव लड़ना है। तो उसकी वजह हुआ ये कि सरकार जो थी पिछले 3 साल में बहुत ज्यादा काम नहीं कर पाई। और आज जब मैं दिल्ली में घूमता हूं तो लोगों के बीच में बाकी कोई मुद्दे नहीं है, लेकिन मुद्दे ये हैं कि सड़कें टूटी हुई हैं, मुद्दे ये है कि सफाई नहीं हो रही है, मुद्दे ये हैं सीवर ओवरफ्लो हो रहा है। लेकिन ये नेगेटिविटी जो है आम आदमी पार्टी के लिए थी, काफी थी। अरविंद केजरीवाल जेल से निकल के आए और उन्होंने काफी हद तक इस नेगेटिविटी को
कम करने की कोशिश की है। तो अब ये दिल्ली की जनता के ऊपर है कि किस तरह से अरविंद केजरीवाल के ऊपर वो फिर से भरोसा जताएंगे या फिर उनको। 2-3 बातों की बात समझा। एक, केजरीवाल के ऊपर चुनाव है, लाना है कि हटाना है, एक बात। दूसरी बात, दिल्ली में लोग बाग जो हैं अपने रियल इश्यूज के ऊपर वोट करेंगे, काम हुआ कि नहीं हुआ, उसकी नाराजगी केजरीवाल जी को भारी भी पड़ सकती है। हो सकता है केजरीवाल जी ने मैनेज कर लिया उसको जेल से बाहर निकल के। और तीसरी बात ये जो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं वो ये कि आपने कहा केजरीवाल जी के लिए टफ है चुनाव, मुश्किल है। हार जीत वाला टफ है या 62 से कुछ सीटें कम हो जाएंगी वाला टफ है? देखिए, मेरा असेसमेंट ये है कि 62 से नीचे वाला टफ है, वो वैसे भी होना है, लेकिन इसमें समस्या ये है, हार जीत वाला नहीं। हार जीत वाला नहीं, क्योंकि मेरा असेसमेंट ये कह रहा है कि सरकार तो आम आदमी पार्टी की बन रही है, ठीक है, लेकिन आम आदमी पार्टी अगर 40 सीटों के आसपास रहेगी तो हम सब जानते हैं, कोई भी इस बात से एग्री कर जाएगा कि वो सरकार नहीं चला पाएंगे, चला ही नहीं सकते हैं, क्योंकि बहुत से तो जो कैंडिडेट आए हुए हैं वो दूसरी पार्टी के नंबर भी बता दीजिए ना मुझे, ठीक है, आपके हिसाब से। आप नंबर पूछ रहे हैं, जो मेरा असेसमेंट है मैं बता देता हूं कि किसी और का नहीं। मेरे हिसाब से आम आदमी पार्टी 45 से 50 सीट के बीच में जाती हुई दिख रही है, और बीजेपी जो है वो 20 से 25 सीट में जा सकती है। बीजेपी बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रही है, मतलब लोगों से जब हम बात करते हैं, 2020 में मैं लोगों से बात किया करता था, तो बीजेपी वाले जो हैं, जो बीजेपी के हम बीजेपी को वोट देंगे या हमारा रुझान बीजेपी की तरफ है, तो ऐसा कहने वाले लोग बहुत कम मिलते थे। लेकिन अब जो हैं बीजेपी कहने वाले बहुत आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन फिर भी ये आसानी से मिल जा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं मैं हम ये मान लें कि बीजेपी सरकार बना रही है। क्यों? क्योंकि बीजेपी की सीटें कितनी हैं? 8। अगर बीजेपी 3 गुना भी हो रही है तो भी तो 24-25 पे ही आ रही है, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि अभी भी जो है सरकार बनाने की रेस में, तो 5 गुना क्यों नहीं हो सकती? नहीं हो तो कुछ भी सकता है, वो तो ये भी हो सकता है कि लहर चल जाए, लेकिन मुझे कहीं लहर ना तो अरविंद केजरीवाल की दिख रही है ना कहीं बीजेपी। चलिए ठीक है, अब मैं सीटों पर, आपने जो कहा कि मतलब आपका असेसमेंट आम आदमी पार्टी 45 से 50, लेकिन आप भी ये कह रहे हो कि आपके असेसमेंट से भी अगर 5-7 नीचे चली गई तो सरकार नहीं चला पाएगी आम आदमी पार्टी। बना लेंगे पहले तो, पहली बात तो अग्नि परीक्षा जो है अरविंद केजरीवाल को पार करनी है, वो हो जाएगी, लेकिन आगे चलकर जब 62 सीट पर जो है आप सरकार नहीं चला पा रहे ठीक से, तो फिर जो है अगर 40-45 पे रहे तो फिर कैसे सरकार चलेगी? अच्छा प्रदीप जी, तो आप 2-3 बार प्रोग्राम में कह ही चुके हैं सर कि आपके हिसाब से बीजेपी आ रही है। केजरीवाल जी ने आज लिख के दे दिया, वैसे बाय द वे मैंने आपको बताया कि नहीं बताया सर, हमारे इंटरव्यू में आए थे वहाँ, तब उन्होंने कहा कि मुझे ये रियलाइज हुआ कि मैं पहले लिख कर जो देता था इतनी सीटें आ रही हैं हमारी, तो ये मेरा अहंकार था, मुझे अब ये रियलाइज हुआ है, तो मैंने अब मैं वो काम लिख कर ऐसा नहीं करूंगा। लेकिन आज उन्होंने ये कहा है, पहली बार इस चुनाव में पहली बार नंबर दिया है कि मेरे हिसाब से मेरी आम आदमी पार्टी की 55 सीटें आ रही हैं, माताओं बहनों ने अगर और आशीर्वाद दे दिया तो 60 के ऊपर भी जा सकते हैं। क्या बताता है ये? नहीं, ये एक तरह की मुझे तो लगता है कि हताशा है। ये पहला चुनाव है अरविंद केजरीवाल का जो बैकफुट पे लड़ रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि लड़ाई सीधी बीजेपी और आम आदमी पार्टी की है। इसमें भी कोई शक नहीं है कि आम आदमी पार्टी उतनी बुरी स्थिति में नहीं है जितना होना चाहिए था एंटी इनकम्बेंसी के कारण। लेकिन एक बदलाव जो 4 जून 2024 के बाद बीजेपी में है, उस पर अगर आप ध्यान देंगे तो आपको लगेगा कि दिल्ली का जो माहौल दिख रहा है, रिजल्ट उससे अलग हो सकते हैं, जैसे हरियाणा में हुआ या महाराष्ट्र में हुआ। 4 जून के बाद बीजेपी को यह समझ में आया कि छोटे ग्रुप्स, टारगेटेड मैसेजिंग चुनावी जीत का ये मंत्र है। लोकसभा चुनाव में संविधान बदल देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे, ये विपक्ष का जो है कैंपेन था। बीजेपी ने उसका जवाब तो दिया, लेकिन जनरलाइज जवाब था। उस जिसको टारगेट करके विपक्ष कह रहा था वहां तक नहीं पहुंच पाए। ये स्ट्रेटजी उन्होंने बदली हरियाणा में, महाराष्ट्र में। आप कह सकते हैं झारखंड में क्यों नहीं कर पाए? झारखंड में भी वही गलती की जो लोकसभा में की। घुसपैठियों का मुद्दा बड़ा मुद्दा था, लेकिन जनरलाइज कर दिया पूरे स्टेट पर। वो टारगेटेड ग्रुप तक उस तरह से नहीं गए, छोटे छोटे ग्रुप्स को। और छोटे छोटे ग्रुप्स में जाने का मतलब ये है कि आप उनको बताएं कि इससे आपको क्या नुकसान होगा। हम जो कह रहे हैं वो अगर वो रुक जाएगा तो उससे क्या फायदा होगा। जो महाराष्ट्र में किया, जो दलितों के बीच में चला कि आरक्षण खत्म हो जाएगा, छोटी छोटी टोलियां जाकर 15 लोगों की, 10 लोगों की, 5 लोगों की, उसमें संघ का बड़ा योगदान था, कई हिंदू संस्थाओं का योगदान था, और बीजेपी के वर्कर्स का तो था ही। तो ये सब मिला के जो है टारगेट किया गया कि हम कहाँ कमजोर रह गए। ये काम दिल्ली में भी हुआ है। ये काम दिल्ली में भी हुआ है। दूसरी बात,
अरविंद केजरीवाल अपने जीवन का, राजनीतिक जीवन का पहला चुनाव लड़ रहे हैं जब वो भ्रष्टाचार के आरोप में जेल जा चुके हैं। केवल आरोप नहीं है, दो चीजें होती है। एक विपक्ष जो है, आपका जो विरोधी दल है, वो आरोप लगाता है, जो अरविंद केजरीवाल 2013 में करते थे, चार्जशीट सबके खिलाफ जो है वो जारी करते थे, घर के बाहर जाके लिस्ट लगा आते थे कि इतना भ्रष्टाचार किया है, आते ही जेल भेज दूंगा, वो सब काम करते थे। लेकिन यहाँ तो वो जेल जा चुके हैं, और चाहे ट्रायल कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, किसी ने एफआईआर क्वैश करने की उनकी रिक्वेस्ट नहीं मानी। तो और लोकसभा चुनाव में उन्होंने खुल्लम खुल्ला कहा कि अगर मुझे आप 7 सीटें, मतलब गठबंधन को जिता देंगे, तो मुझे जेल नहीं जाना पड़ेगा। 7 सीटें हार गए। ठीक है, तो ये एक तरह से बीजेपी लोकसभा और विधानसभा अलग अलग है। अलग ये है पिछली बार से, जो कि बीजेपी की स्ट्रेटेजी बदली हुई है और अरविंद केजरीवाल पर भ्रष्टाचार के आरोप पहली बार लगे। भ्रष्टाचार के साथ साथ जेल गए, मैल एडमिनिस्ट्रेशन का भी। ठीक है, पानी हो, बिजली हो, पानी का जो हाहाकार गर्मियों में मचा, अब वो बहाना जो पिछले 2 चुनाव में था कि एमसीडी तो हमारे पास है नहीं, तो कूड़ा तो हम उठवा नहीं सकते, सफाई करा नहीं सकते, सीवरेज को ठीक कर नहीं सकते। परसेप्शन और काम दोनों से मार खाएंगे केजरीवाल, आपका ये मानना है? कोई आपका कोई सीटों का कोई अगर नहीं, सीटों का नहीं, लेकिन आप जब से असेंबली बनी है दिल्ली की 93 में, तब से 2013 को छोड़ दें, एक एक्सेप्शन मान लें, तो जब दिया है दिल्ली के मतदाताओं ने, जिसको भी दिया है पूर्ण बहुमत दिया, क्लियर मैंडेट। मेरा मानना है कि पूर्ण 36 के पार निश्चित कंफर्टेबल मेजॉरिटी होगी। तो बीजेपी को कंफर्टेबल मेजॉरिटी मुझे ऐसा लगता है। शरद कह रहे हैं कि 45-50 कंफर्टेबल मेजॉरिटी आम आदमी पार्टी की। सर आप भी अपना असेसमेंट बता दीजिए, आपका या आपके सोर्सेस का। इन नंबर्स को लेके तो निश्चित तौर पे उस आकलन में कोई बहुत ज़्यादा मतलब नहीं रह सके जाएगा। खास तौर पे कहती है ना 52 सीट आ रही है, 52 सीट आ रही है। हाँ, वो उसमें तो वो एकदम डैम श्योर हैं। और पहली बार मैं ऐसा देख रहा हूँ अक्रॉस द कंट्री के दूसरे राज्यों के चुनाव को भी अगर आप जोड़ दें तो, जहाँ पर बीजेपी के इलेक्शन टीम में जितने लोग भी लगे होंगे, चाहे बड़े नेता हों, छोटे नेता हों, विस्तारक से लेके ऊपर तक, वो सब ये कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं कि बहुत अच्छे से हम लोग जीत रहे हैं। आमतौर पे ऐसा नहीं होता है। कई बार राज्य में जैसे जहाँ ये लोग जीते भी, जैसे हरियाणा में मुझे कोई ऐसा नहीं मिलता था बीजेपी के नेता जो ये बताता हो कि हाँ हम लोग चुनाव जीतने जा रहे हैं। तो बाकायदा हरियाणा में अगर अधिकतम सीटों की बात करें तो एक अच्छे नेता ने बताया था जो अधिकतम था वो 24, और एक ने ऐसे लफाजी के आधार पर कहा कि क्या हो सकता है 30-35 भी आ जाए 90 में से। हाँ, हरियाणा में जो सीटें आई, और जो सीरियस लोग थे वो सीट वाइज उसमें 24 ही बता रहे थे। नतीजे कैसे आए? दिल्ली के चुनाव में एकदम ऐसा नज़र आ रहा है कि किसी लेवल पे बात कीजिए, जैसे पूर्वांचल की जो सीटें हैं 51 सीटें, उन 51 में से 5 से लेकर 35% तक पूर्वांचली वोटर्स हैं। उनमें 150 लोगों को लगाया गया है, हर सीट पे 2-2। उनमें किसी से भी आप बात कीजिए। कल उनकी एक बैठक भी हुई थी, उनको रिपोर्ट देना था कि हर सीट पे आप अपना अपना रिपोर्ट दें। सब ने जो रिपोर्ट दिया उसमें मिनिमम था 5,000 विक्ट्री का, मैक्सिमम था 17,000 to 18,000 विक्ट्री का। तो वो कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है। कैमरे वाला नहीं, कैमरे के पीछे वाला कॉन्फिडेंस है। हाँ, इंडोर मीटिंग की बात मैं कर रहा हूँ। सारे सांसदों से भी जब रिपोर्ट लिया गया, और एक बड़े नेता ने जब रिपोर्ट लिया, बड़े नेता के गृहमंत्री अमित शाह ने वो रिपोर्ट लिया था, तो उन्होंने बाकायदा ये कहा भी कि सारे नंबर्स लिख रहा हूँ, चुनाव के बाद भी फिर बात होगी। नंबर कितना है वो नंबर कितना है? 42 मिनिमम 42। हाँ, और मैक्सिमम जा रहे हैं तो 47-48 तक। लेकिन वो कॉन्फिडेंस ज्यादा बड़ी चीज वो नजर आ रही है। वो ये मान के चल रहे हैं कि हाँ, हालांकि मतलब ये भी हमें कहना होगा कि बीजेपी में एक बहुत अच्छी बात है, अगर एक पार्टी के तौर पे देखें, कि वो अपना कॉन्फिडेंस इतना शानदार दिखाते हैं कि आपको लगता है कि भाई साहब ये तो हो गया। आपको याद होगा पश्चिम बंगाल में 2 मई दीदी गई, और दीदी जो है पहले ज्यादा सीटें लेके आ गई, लोकसभा में पहले ज्यादा सीटें लेके आ गई। पूछा कैमरे वाला, कैमरे के सामने वाला नहीं, पीछे वाला कॉन्फिडेंस। अरविंद केजरीवाल 55 सीटें कह रहे हैं, मैं 55 सीटें नहीं मान रहा हूँ कि 55 सीटें मेरे हिसाब से नहीं आ रही। मैं अपना असेसमेंट ये कह रहा हूँ 45 से 50 मुझे लग रही है। मैं आपको एक और बताता हूँ, केजरीवाल जी भी अपने असेसमेंट से ज्यादा ही बता रहे हैं ना। वो मतलब जो कह रहे हैं, मतलब ऐसे कहने को तो आप कह दीजिए, मैं कह रहा हूं कि एक असेसमेंट लगता है कि भाई कहने को तो आप कह दीजिए। अब जैसे मैं आपको बताता हूं कि असेसमेंट और रियलिटी में कितना अंतर निकल जाता है। मैं पंजाब में था, 2022 का चुनाव था, तो एक इंटरव्यू के लिए मैं केजरीवाल जी से मिला, तो मैंने उनसे पूछा कि आपका क्या असेसमेंट है, तो बड़े थोड़े से संकोच के साथ उन्होंने बताया कि मुझे लग रहा है कि 80 के आसपास हो जानी चाहिए। तो अब क्योंकि मैं घुमा हुआ था तो मुझे लगा कि मुझे लग रहा है आप अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, मेरे हिसाब से 90 आ रही हैं आपकी सीटें। तो हालांकि वो सुन के बड़े खुश हुए, लेकिन वो कॉन्फिडेंट में नहीं थे उतने कि इतनी आ रही हैं।
तो ये जो है एक नेता का मतलब वो जो कह रहा है वो एक अलग हो सकता है, रियलिटी जो है ये अलग हो सकती है। वो ठीक तो है, लेकिन अपने आप को कॉन्फिडेंस दिखाना ये एक पार्टी के तौर पर नहीं, इसलिए आपका जो असेसमेंट है वो न्यूट्रल असेसमेंट अपने मैं अपना कह रहा हूं, अपने लिहाज से इन्होंने जो बताया वो बीजेपी का अंदर खाने जो मानती है बीजेपी। नहीं, मैं इनका सवाल नहीं उठा रहा हूं, मैं तो ये कह रहा हूं बीजेपी के तौर पर, पार्टी के तौर पर। एक चीज और सौरभ कि जैसे बंगाल तक जाने की जरूरत नहीं है, लोकसभा चुनाव में ही बुरी तरह से मात खाई। लेकिन जैसे दूसरे बंगाल की मैं उदाहरण दूं, बंगाल में जिन नेताओं को लगाया गया था बाहर से, उनमें से मतलब 7-8 से तो जो मेरी बात हुई थी बखूबी ये बता रहे थे कि 70-75 से अधिक नहीं जाएंगे। फिर जब मैंने पूछा कि आप बड़े नेताओं की रिपोर्टिंग में बता रहे हो आप लोग, और डांट सुनना है क्या, वहां तो जाके हम लोग यही कह रहे हैं। तो अगर आप ढंग से बातचीत कर रहे हैं तो वो ऑफ रिकॉर्ड वो आपको एकदम से सेंस देते हैं, भले कैमरे पे ना बोलें। बीजेपी का इंटरनल अपना सेंस ये है, अच्छा मतलब कि हम लोग जीत जाएंगे। हाँ, Alright, अब मैं सीटों पे आ रहा हूं सर। देखिए अब हमारे पास जो समय बचा है 20 मिनट केवल सीट के, ठीक है सर। प्लीज आप जहां भी आपको कंट्रीब्यूट कर रहा हूं आप प्लीज कीजिएगा, ठीक। पहले कुछ वीआईपी सीटों की बात हम कर लेते हैं। तो आइए अरविंद केजरीवाल जी की सीट से शुरुआत करें, क्योंकि सब बहुत से लोग ये कहने वाले मिल जा रहे हैं आज दिल्ली में घूमने वाले कि केजरीवाल जी के लिए बहुत टफ फाइट है, उनकी अपनी ही सीट जो है वो फंसी हुई है। शरद बताएं जल्दी से। अरविंद केजरीवाल चुनाव जीत जाएंगे बशर्ते अगर वोटिंग ठीक से हो जाए। ठीक से मतलब मैं आज नई दिल्ली में घूम रहा था और नई दिल्ली में मैंने खूब रिपोर्टिंग करी है, खूब पैसा बटा है, खूब सामान बटे हैं, और लोग ये कह रहे हैं कि बीजेपी के कैंडिडेट प्रवेश वर्मा ने ये जो है उनको सामान दिया है ये। और मैं नई दिल्ली में जो आज बता रहा हूं, मैं नई दिल्ली में घूम रहा था, हर झुग्गी के बाहर पुलिस वाले बैठे हुए हैं। मैं इस पर कोई सवाल नहीं उठा रहा हूं कि क्यों बैठे हैं, लेकिन मैंने पहली बार देखा है। मैं कई साल से दिल्ली कवर कर रहा हूं, कभी इस तरह से पुलिस बैठी नई दिल्ली में ही देखा है और भी जगह? ये मैं नई दिल्ली में आज घूमा हूं, क्योंकि नई दिल्ली बहुत ज्यादा इस समय हॉट है, तो इसलिए कुछ भी हो जाए केजरीवाल जीतेंगे आप? हाँ, मेरे हिसाब से अगर वोटिंग ठीक से हो जाए, अगर ठीक से निकल के वोट कर पाए, फ्रीली निकल के वोट कर पाए, तो मैं लोगों से बातचीत के आधार पर बता रहा हूं, लोग ये मानने को तैयार नहीं कि अरविंद केजरीवाल हार सकते हैं। नई दिल्ली नहीं, मैं तो इसी आधार पर कह रहा हूं कि सरकार नहीं आ रही कि अरविंद केजरीवाल अपना चुनाव हार रहे हैं। उनके लिए बहुत ही टफ फाइट है। दोनों उनके जो विरोधी कैंडिडेट हैं बहुत फॉर्मिडेबल है। ऐसा नहीं है, पुशओवर नहीं है कि न तो कांग्रेस ने न बीजेपी ने ऐसा कैंडिडेट आप कॉन्फिडेंस से आपको अंदर से आ रहा है कि नहीं जीत सकते केजरीवाल, या हम बिल्कुल लग रहा है। देखिए, एक चीज होती है चुनाव में, हर चुनाव में होता है, चाहे कोई पार्टी जीते हारे, कि जो पार्टी जो है थोड़ा आगे निकलती हुई दिखती है वो फिर चुनाव का मोमेंटम आगे ले जाती है। हरियाणा में आप देखिए, याद कीजिए, अगर जो 30-35 कह रहे थे, 28 कह रहे थे, ठीक है सर, वहां से आगे ही जाना था। ठीक है, ओके। तो आपके हिसाब से केजरीवाल हारेंगे? आपका कोई टफ फाइट होगी, टफ है, टफ फाइट होगी निश्चित तौर पर। कालका जी, आतिशी मेरे हिसाब से जीत रही है। मैं गया था वहां पर और मुझे लगता है बहुत आसानी से आतिशी निकल जाएंगे। रमेश बिधूड़ी जीत सकता है क्या सर? मुझे तो लगता है जीतेंगे। लगता है जीतेंगे, और आतिशी भी हारेंगे। केजरीवाल, आतिशी, मनीष सिसोदिया तीनों हारे। चलिए जंगपुरा का साथ-साथ बताते हैं। आतिशी वहां की लोकल है इस समय पर, पहले लोकल नहीं थी, इस समय आतिशी भी जीत रही है आपके साथ, केजरीवाल जी भी जीत। मनीष सिसोदिया जंगपुरा से, मनीष सिसोदिया पहले ऐसा लग रहा था शुरू में कि यहाँ टफ हो सकता है, जब शुरू में पटपड़गंज छोड़ के गए थे, लेकिन अब जो है कांग्रेस बहुत जोर लगा रही है, वहां पे जोर लगा रही है, लेकिन वोट कांग्रेस को उतना नहीं जाता हुआ दिख रहा है। एमएस हार रहे हैं वो भी तीनों। चलिए ये अब आप बताइए जरा यहाँ क्या है। जैसे कालका जी में देखें तो आतिशी निश्चित तौर पे ऐसा लग रहा है कि बहुत मुसीबत में है। वो लगभग 144 बूथ होंगे वहाँ पे, 40, 42, 43, 44 से ज़्यादा पे वो लीड ले लें, वो मुश्किल लग रहा है। दूसरी चीज़ की जो पूर्वांचली वोटर्स हैं उस विधानसभा में लगभग 22 कैंप हैं। 22 कैंप में से 16-17 कैंप ऐसा नजर आ रहा है जहां पर आतिशी को दिक्कत हो रही है। प्लस पॉइंट ये है कि जो सिख कम्युनिटी है वो लगभग परसेंटेज के हिसाब से अगर समझे तो 90-95 प्रोबेबिलिटी हार की ज्यादा है, जीत की हार की। ठीक है, नई दिल्ली में अपने का टफ है, प्रोबेबिलिटी ज्यादा। उसमें मुझे केजरीवाल को थोड़ा आगे रखूंगा, एज देना। ठीक है, जब मनीष सिसोदिया टफ है। अगर कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छा की तो मुसीबत में पड़ेंगे। चलिए, एक सीट बीजेपी की रोहिणी विजेंद्र गुप्ता जीते हैं यहाँ से। विजेंद्र गुप्ता को एज है वहां पर, वो बिल्कुल मिडिल क्लास टाइप सीट है, और आम आदमी पार्टी बस 2013 में जीती थी, तो काफी टफ है आम आदमी पार्टी की। ये एक बीजेपी निकाल सकती है आपके हिसाब से ना? ठीक है, पटपड़गंज जहां से मनीष सिसोदिया अवध हो जाए, वहां पर पटपड़गंज में टफ है, क्योंकि अवध ओझा बाहर से आए हैं और रवि नेगी जो हैं वो वहां पर एक मजबूत उम्मीदवार हैं, लोकल हैं वहां के, तो ये जो है उनको फायदा दे रहा है। वहां के पार्षद भी हैं
हालांकि नेगेटिविटी इस वजह से भी हो जाती है क्योंकि वो वहां के पार्षद हैं, लेकिन अभी मेरे हिसाब से जो रवि नेगी है उनको एज है। सौरभ भारद्वाज ग्रेटर कैलाश से, सौरभ भारद्वाज तो पूरे आम आदमी पार्टी में सबसे ज्यादा कोई पॉपुलर अगर कोई एमएलए है वो सौरभ भारद्वाज है इस समय। हाँ। सौरभ भारद्वाज वाली सीट पे बात करने की भी जरूरत नहीं है, बहुत आसानी से वो जीतेंगे। इतने popular हैं। इतने आसानी से वो, मतलब ये भी कैंडिडेट भी वहाँ बहुत कमजोर है। दूसरी चीज, मैं उनके इलाके में गया था, वहां जो बीजेपी को भी वोट दे रहा है ना वो सौरभ भारद्वाज की बुराई नहीं करता है। हाँ, उसमें मतलब दूसरी ये चीज मतलब ऐसे popular है वो। पटपड़गंज तय मानिए कि अवधेजा हारेंगे वहाँ पे। हारेंगे, ठीक है सर। सौरभ भारद्वाज, सौरभ भारद्वाज जीतेंगे। अवध ओझा, अवध ओझा जो कंट्रोवर्सी शुरू हुई उनके टिकट से ही लेकर, तो उनको लेकर वहाँ एक तो लोकल नहीं है, कोई जुड़ाव नहीं है। और आप याद कीजिए पिछले चुनाव में जब 62 सीटें मिली थी आम आदमी पार्टी को, तब भी मनीष सिसोदिया किसी तरह से जीते, 3000 वोट, डिप्टी सीएम थे और अरविंद केजरीवाल के बाद पार्टी में भी नंबर 2 थे, सरकार में भी नंबर 2 थे। तो उनके सामने उनसे तुलना कीजिए अवध ओझा की उम्मीदवारी की, तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये पटपड़गंज भी बीजेपी आपने कहा, ठीक है। ग्रेटर कैलाश आम आदमी पार्टी, ओके। मुस्तफाबाद, ये इंटरेस्टिंग सीट है। अली मेहदी कांग्रेस से हैं, आदिल खान आम आदमी पार्टी से हैं। मुस्तफाबाद में भी कांग्रेस पार्टी ने बहुत काम किया। एक अहम इसमें आपने बात ऐड कर लीजिए, ताहिर हुसैन निकल कर आए हैं इस समय। ताहिर हुसैन मुस्तफाबाद से है ना? मुस्तफाबाद से, ये एमआईएम के कैंडिडेट हैं। एमआईएम के, जी बिल्कुल, और बिल्कुल। इन्हीं की वजह से ये सीट जो है बहुत ज्यादा चर्चा में आ गई है क्योंकि वो पुलिस के घेरे में वो प्रचार कर रहे हैं वहां पर। ओबीसी के उम्मीदवार तो हैं। उसकी वजह से ही चर्चा हुई है कि क्या ये सीट आम आदमी पार्टी जीत सकती है, क्योंकि अभी तक वो जीतती हुई दिख रही है। तो अगर सेंटीमेंट लोगों का नहीं हिलता, जो कि अभी नहीं हिल रहा है, कि लोगों को लग रहा है कि भाई कोई फायदा नहीं होगा ताहिर हुसैन को जिताने से, तो अगर वो सेंटीमेंट नहीं हिलता तो बहुत आसाम से आदिल अहमद खान ये सीट जीत जाएंगे। ये मैं गया हुआ हूं यहाँ पर, इसलिए बता रहा हूँ। ताहिर हुसैन के साथ भी लोग जुड़ सकते हैं ये सेंटीमेंट इमोशनली। कुछ लोगों से मेरी बात हुई जब वो आए थे उस समय पर, तो उन्होंने ऐसा कहा कि भाई अभी क्या मालूम है इसको, आपकी सीट मानूं? हाँ, मेरे हिसाब से अभी आपको यहाँ पर आगे ओखला अमानतुल्लाह खान में यहाँ भी एमआईएम का कैंडिडेट है। हाँ, यहाँ भी ये 2 ही सीट ऐसी हैं, यहाँ शिफा और रहमान निकल के आए हैं। तो यही यहाँ पर भी ये देखना होगा कि क्या ये शिफा और रहमान ये कितना सेंटीमेंट हिला पाएंगे। अगर इन्होंने वोट काट लिया तब तो दिक्कत हो सकती है, वरना अमानतुल्लाह खान अपनी वजह से नहीं, वैसे तो लोगों में उनके लिए, क्योंकि 10 साल से हैं वो, नाराजगी भी है, लेकिन वोट जो है खराब नहीं करना है और उसी को लाना, जिसकी सरकार बननी है, तो इस वजह से इनको जो है वहां पर अच्छा एज है। सर, अमानतुल्लाह खान चर्चित चेहरा है आम आदमी पार्टी का। नहीं, देखिए, मैं सीट के हिसाब से, कैंडिडेट के हिसाब से नहीं बोल रहा हूँ, एक ट्रेंड के हिसाब से ये देखने लायक चुनाव होंगे कि मुस्लिम वोट किधर जाता है। मुस्लिम वोट को लेकर मुस्लिम समाज में जो है वो लगातार इस बात की पैरवी हो रही है कि कांग्रेस के साथ जाना चाहिए। मैं केवल दिल्ली की बात नहीं कर रहा हूँ, ऑल इंडिया लेवल कि बीजेपी से अगर कोई लड़ सकता है राष्ट्रीय स्तर पर तो कांग्रेस पार्टी लड़ सकती है। तो कर्नाटक में देखा हमने, तेलंगाना में देखा, और उसके बाद जो चुनाव हुए हैं, चाहे आप महाराष्ट्र की बात कर लीजिए, हरियाणा में ज्यादा पॉपुलेशन, दिल्ली में आपको लग रहा है दिल्ली में भी हो सकता है ये टेस्ट होगा कि ये जो धारणा बन रही थी कि मुसलमान किसी भी हालत में कांग्रेस के साथ जाएगा, उसकी परीक्षा है। ठीक है, क्योंकि अगर मुसलमान कांग्रेस के साथ चला गया सर, तब तो 10-12 सीटें हिल जाएंगी। नॉर्मली उसका पैटर्न ये होता है कि जो बीजेपी को हराए उसके साथ जाता है, और दिल्ली में आम आदमी पार्टी ही है जो बीजेपी को हरा सकती है, तो उस सिद्धांत के हिसाब से तो आम आदमी पार्टी के साथ जाना चाहिए। सर की बात में मैं एक बात जोड़ दूं इसमें, ये बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं भी इस बात को मान रहा हूं कि मुस्लिम समाज में कांग्रेस के लिए, राहुल गांधी के लिए बहुत सिंपैथी और बहुत पॉपुलर है। वो ये मानते हैं कि यही हमारा नेता है, ये हमारे मुद्दे उठाएगा। लेकिन इस समय ना तो राहुल गांधी चुनाव में है, ना कांग्रेस जो है ये भी वो देख रहा है। तो ये बात वो देख रहे हैं, इस वजह से भी जो है ये दिख रहा है कि बीजेपी को अगर कोई हरा सकता है तो वो केजरीवाल है। सत्येंद्र जैन एक और जो जेल गए और बहुत सीनियर आदमी है, मतलब ये टिकड़ी सबसे ज्यादा पावरफुल थी, मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल, सत्येंद्र जैन। इस सीट पर मैं गया हूं और मुझे लग रहा था कि यहाँ पे सत्येंद्र जैन का मामला डाउन होगा, लेकिन सत्येंद्र जैन काफी अच्छा कर रहे हैं, निकाल लेंगे। इसके 2 कारण हैं सौरभ जी। पहला कारण तो ये है कि वो जेल गए हैं, तो लोगों में ये हो रहा है कि पहले जब वो थे काम हो रहे थे, उनके जाने के बाद नहीं हो पाया। दूसरा, जो बीजेपी का कैंडिडेट है उसको बहुत ज्यादा लोग जानते नहीं है वहां पर। ठीक, नजफगढ़ कैलाश गहलोत अब बीजेपी में आ गए। पहले कांग्रेस के बारे में एक अपडेट दे दूं कि कांग्रेस के आज एक इंसाइडर से पार्लियामेंट में बात हो रही थी, उनका ये आकलन है कि कांग्रेस पार्टी लगभग 10% के आसपास वोट ला रही है या उससे ज़्यादा। और दूसरी इंटरेस्टिंग चीज़ कि उनके अपने सर्वे से बीजेपी इस चुनाव को जीत रही है। कांग्रेस के सर्वे में बीजेपी जीत रही है। हाँ,
आज ही दिन में पार्लियामेंट में मैंने लगभग कभी नहीं किया आपके साथ। 2 बजे का लगभग आज आपका सोर्स पूछने का मन कर रहा है मेरा। नहीं, इतनी इंटरेस्टिंग बात है ये कि और दिल्ली में मैंने कांग्रेस पार्टी के अपने सर्वे में 2 BJP बार जीती रिपीट है। किया उनसे, फिर पूछा कि क्या ऐसा है, बोले कि हाँ ये हमें है कि हमें 10% से ज्यादा आ रहा है और तो बीजेपी ये लोग चुनाव कहते जीत थे रही कि है। 10% के ऊपर कांग्रेस गई तो केजरीवाल जी को मुश्किल होगी। हाँ नहीं, वो तो है ही। अगर 10% से, क्योंकि 4-5% पे कांग्रेस थी, तो उतने में आम आदमी पार्टी को दिक्कत नहीं होगी, लेकिन 10 से ऊपर जाएगी तब होगी। पर वो अगर कह रहे हैं तो वो उनका मैं सस्पेंड 2 होगा। बार और जाति मैंने दिख पूछा नहीं रही उनसे। है। मतलब आप मुझसे पूछेंगे, कांग्रेस जो है लगभग 2 से 4 सीटों पर ही चुनाव लड़ती हुई। सीट छोड़ दें, वोट आपका लास्ट टाइम जैसा ही लग रहा है आपको 4-5%? थोड़ा बहुत होगा, इतना तक मुझे नहीं लग रहा है। 10 के ऊपर किसी हाल में नहीं, 10 अगर संदीप दीक्षित तो का ही ये भी केस एक देख टेस्ट लें है। कि संदीप दीक्षित को अगर 12-14 हजार वोट आ गए तो फिर अरविंद केजरीवाल का आज चुनाव के गया। प्रोग्राम की सबसे बड़ी हिट यही दी इन्होंने, आपने दिया। मैंने 2 बार से दोबारा पूछा एक कि लाइन क्या का, ऐसा एक है? लाइन में आपने शो बना दिया आज हाँ, का। कि क्या ऐसा है, तो हाँ ऐसा है। फिर मैंने व्याख्या पूछी, फिर उसके बाद उन्होंने बताया भी कि इसके बाद हमें ये लग रहा था कि शुरू में हमारी ये रणनीति थी कि चुनाव लड़े, फिर लगा कि बीजेपी को फायदा हो जाएगा, तो हम एकदम ठंडे हो गए। अब देखिए राहुल जी किस तरह से एग्रेसिव हुए हैं कि भाई ऐसे भी जब बीजेपी जीती रही तो अपना जोर तो लगा दिया 1-2% का। नहीं, तो अब अपना तो हम लगा लें कि अगर ऐसे भी बीजेपी ही अगर आ रही है तो बेहतर है कि हम अपने जो कर सकते हैं वो कर लें। अपनी सीटों पर जो और शुरू में आप देखिए ना कि राहुल गांधी पहले इन सारे आरोपों को कहाँ लगाया, शीश महल, लिकर पॉलिसी, इन सब बड़ी पे कुछ बात नहीं है। बोला था तो उन्होंने। ये भी देखना होगा कि कांग्रेस क्या करती है, हाँ, उस पर बिल्कुल, उस वो पर तो बहुत है। कुछ हाँ, निर्भर हाँ, करेगा। हाँ। राइट, मैं आपसे कैलाश गहलोत का पूछ रहा था। अब वो तो अच्छी सीट है बीजेपी के जीतेंगे? लिहाज से, वो तो अच्छी बीजेपी सीट है, उसमें जीतेगी, तो दिक्कत ओके। नहीं है। मालवीय नगर, सोमनाथ भारती, इंटरेस्टिंग नाम है। सोमनाथ भारती बहुत पॉपुलर हैं, जीतेंगे। और मतलब इनके बारे में लोग ये कहते हैं कि आप इनको बुलाइए या तुरंत आपके घर पे आ जाएंगे, सारे इवेंट में आएंगे। ये बहुत पॉपुलर हैं। बल्ली महाराज इमरान हुसैन जी हाँ, की हमने हाँ, बात की थी कि मस्जिद से अनाउंसमेंट हो रही थी कि नहीं वोट करना है इनको, कांग्रेस को वोट करेंगे। लेकिन ये इलाके में अच्छा खासा इनका नाम जीत है। जाएंगे? हाँ हाँ हाँ। वहां पर मतलब ऐसा लगता नहीं है कि कोई दूसरा तो ये candidate कुछ जीत पाएगा। वीआईपी सीटें थी। ये अब मालवीय मैं आपको- नगर में ऐसा मुझे लगता है कि जीके के बाद दूसरी सेफ सीट है आम आदमी पार्टी हाँ, की, हाँ, श्योर शॉट आप कह सकते अब मैं हैं आपसे कि आम वो आदमी सीट पार्टी पूछ रहा हूँ, हो सकता है इसमें एक आध सीट रिपीट होगी क्योंकि हमने अलग अलग तरीके से कैटेगराइज की थी। ये वो 18 सीटें हैं सर, अब जो मैं पढ़ने जा रहा हूं, जो 2024 में नरेंद्र मोदी की लहर में भी दिल्ली में 7 सीटें जीती ना, 54% वोट लिया। उस लहर में भी इन असेंबली सेगमेंट्स पर इंडिया ब्लॉक आगे था। तो यहां कोई स्कोप है क्या बीजेपी के पास ये सीट वापस खींचने का, ये असेंबली सेगमेंट वापस खींचने का? ठीक, मतलब बीजेपी के बेस्ट केस सिनारियो में भी वो इस पर पीछे थी, लोकसभा में भी पीछे थी। वो सीट है, मैं पढ़ रहा हूं गठबंधन की स्थिति में। गठबंधन में कांग्रेस आप दोनों हैं इसमें, ठीक है? तो मैं जल्दी जल्दी पढ़ रहा हूं क्योंकि अब टाइम कम रह गया। सुल्तानपुर माजरा, आपको सीटें ज्यादा पता होंगी। सुल्तान कांग्रेस की माजरा में, सीट थी, आगे थी हाँ, कांग्रेस। ये इसमें आम आदमी पार्टी को एज है। ये आम आदमी पार्टी ये सीट कभी हारी नहीं है। चांदनी चौक पे भी कांग्रेस आगे थी। चांदनी चौक में ये जो मौजूदा विधायक हैं, इनके बेटे ही आए हैं, वहाँ पे बहुत पॉपुलर हैं वो। आपके? चांदनी चौक, हाँ। मटिया महल, मटिया महल तो शोएब इकबाल के बेटे आए हैं इस बार में। अब लेगेसी ट्रांसफर है चांदनी चौक में भी, और मटिया महल दोनों मुस्लिम लेगेसी सीट से ट्रांसफर हो रही है। आप, ठीक है? हाँ। बल्ली महाराज की हम लोग ने बात कर ली। हाँ। राजौरी गार्डन, रजौरी गार्डन पे इस समय जो है फाइट है, और टफ सीट है दोनों के लिए मनिंदर ही सिरसा निकालना। को कहां से दिया? यहीं से वही, राजौरी गार्डन। राजौरी हाँ। गार्डन। तो वो पहले भी विधायक रह चुके हैं यहाँ पर। आम आदमी पार्टी ने अपना टिकट काटा है सिटिंग एमएलए का। आज एक बड़ी मजेदार चीज नोटिस की, पता नहीं आपने की कि नहीं की। आज पार्लियामेंट में राहुल गांधी बोल रहे थे, पीछे 3 सिख एमपी बैठे हुए थे। कोइंसिडेंस नहीं हो सकता, मैं तो नहीं मानता ये कोइंसिडेंस है, तैयारी थी पूरी। सर क्या है सेंटिमेंट दिल्ली में सिख वोटर का? अभी मनमोहन सिंह जी के जाने पर भी बहुत कुछ पॉलिटिक्स हुई थी। नहीं, मुझे नहीं है लगता कितना कि वोट? 5 से 8, 7% वोट मेरे ख्याल इस से तरह के प्रतीकों से जो है वोटिंग पर कोई सिख असर वोट करीब बहुत ज्यादा नहीं है। सब सीट पे तो है, बहुत limited 3 से 4% के आसपास ओवरऑल में। सर नहीं, मुझे नहीं लगता कि इस तरह के जो है प्रतीकों से कोई चुनाव प्रभावित होने जा रहा है। कांग्रेस कोशिश कर रही है, हर पार्टी हर तरह से कोशिश करती है, लेकिन सिख वोट ऐसा है कि इस समय तक जितने जब प्रियंका जी बोलती हैं तो पीछे मुस्लिम चेहरे होते हैं। 90% से ज्यादा लोग तय कर चुके होते हैं कि कहाँ वोट करना है। करेक्ट। केवल जो है 5, 7, 8% ऐसे लोग होते हैं जो जिनकी फिलॉसफी होती है कि अपना वोट नहीं बेकार करना है, तो जो जीत रहा है उसके साथ जाना है। तो राजौरी गार्डन आपके हिसाब से बीजेपी भी है फाइट में? हाँ 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 हाँ। सिरसा जी फाइट में? मेरे हिसाब से वो जीतेंगे सिरसा, और सिख वोटर्स के हिसाब से अगर आप देख लें तो मैक्सिमम तो एंटी बीजेपी माइंड सेट ही होता है अब मैं जल्दी जल्दी पढ़ रहा हूँ काका जी का सर, शायद आपके पास कोई हो, क्योंकि एकदम से सीट आना रिकॉल करना थोड़ा मुश्किल भी होता है। तिलक नगर में बहुत पॉपुलर एमएलए हैं वहाँ के। वहाँ तो मैं एक बंदे से बात कर रहा था, तो उसने कहा कि भले ही यहाँ से जरनैल सिंह जीत जाए, जो यहाँ से लगातार जीतते आ रहे हैं, ये सीट कभी आ रही नहीं है, पर जो है मतलब अरविंद केजरीवाल से नाराज भी था व्यक्ति, वही कह रहा है जरनैल तो जीत जाएगा, केजरीवाल नहीं जीतेगा।
तो ये हाँ इतना मतलब बहुत पॉपुलर है। मोदी तुझसे बैर नहीं और क्या सर क्या था वसुंधरा तेरी खैर नहीं वाला मामला। एक बार मैं गया था हरियाणा के एमएलए का टिकट काट दिया था, तो मैं वहां गया था बात करने के, तो वहां पर वो बंदा जो है वो कह रहा था कि इसने काम नहीं किया, लेकिन जो तिलक वाला मुंडा है वो बड़ा सोना मुंडा है जी, बहुत काम करता है वो। अरे मुझे जरा लास्ट 3-4 मिनट जब बचे तो बताइएगा, मैं जल्दी जल्दी सीटें पढ़ रहा हूँ। हाँ, दिल्ली कैंट या इसमें आम आदमी पार्टी को एज है, पहले भी आम आदमी पार्टी जीतती रही है। आपकी आगे चल रही थी इस पे। नई दिल्ली की हम लोग बात कर चुके हैं, जंगपुरा की बात कर चुके, आर के पुरम में इस बार जो है मुकाबला है अर्बन कॉन्स्टिट्यूंसी है। इसमें ये मैसेज गया था सौरभ जी से कि जो इसमें सरकारी कर्मचारी काफी रहते हैं आर के पुरम में, और गांव वगैरह भी हैं, झुग्गी वगैरह भी आर के पुरम में काफी है, तो ये थोड़ा सा मामला इस बार जो है टफ है आम आदमी पार्टी के लिए, लेकिन किस तरफ जाएगा ये अभी कहना मुश्किल है। अनिल शर्मा है वहां से बीजेपी झुग्गी वोटर किसका है वैसे दिल्ली में प्राइमरी है? वो आम आदमी पार्टी का, लेकिन झुग्गी वोटर को बीजेपी ने भी बड़े अच्छे से इस बार टारगेट करने की कोशिश करी है, और न सिर्फ रातें बिताई हैं वहां पर, मतलब वहां प्रवास हुआ है, सब कुछ हुआ है, बल्कि जो मैं कह रहा हूं ना कि मैनेजमेंट किया है, लोगों को सामान दिया गया है, तो ये सामान केवल बीजेपी ने दिया, आम आदमी पार्टी ने नहीं दिया। जो लोग बता रहे हैं, मैं सिर्फ वो बता रहा हूं आपको। मैं लोगों से पूछा कि किसने दिया है, तो सब बता रहे हैं, जैसे मैं नई दिल्ली में गया तो बता रहे हैं परवेश भैया ने दिया है, परवेश ने दिया है, बीजेपी वालों ने दिया है। तो ये जो लोग बता रहे हैं वो मैं बता रहा हूँ। कुछ दलित समाज में भी नाराजगी है क्या आम आदमी पार्टी से किसी सेक्शन में? जब हम लोग, क्योंकि वाल्मीकि समाज के बहुत कई लोग मिल जा रहे हैं, मतलब तो सोशल मीडिया पर बात करते हुए दिख जा रहे हैं, या इधर टीवी पर भी कई बार बयानों में। देखिए ये खास तौर से आप हो सकता है उससे रेफर कर रहे हो कि कल वाल्मीकि समाज के वो भी, उसके अलावा भी तो पहले भी वाल्मीकि समाज जो है वो ऐसा नहीं था कि 100% जो है वो आम आदमी पार्टी की तरफ था, बीजेपी की तरफ भी वो था, तो दोनों में बढ़ता था। तो लेकिन ये जरूर है क्योंकि अब 10 साल हो गए हैं, तो इसलिए जो दिखाई दे रहा है कि भाई यहाँ पे थोड़ी नाराजगी है, तो वो सेक्शंस में नाराजगी हो सकती है, उसको मना नहीं कर सकते। दलित वोटर, इसमें दो चीजें हैं, आर के पुरम दिल्ली कैंट, ये दोनों सीट बीजेपी की एकदम ए ग्रेड वाली जो सीटें हैं ना, उसके अंतर्गत इस बार के चुनाव में रख सकते हैं। हालांकि दिल्ली कैंट पिछली बार हारी थी, लेकिन वो कैंडिडेट मुश्किल से 18 दिन पहले भेजा गया था मनीष सिंह को, इस बार उसको बदला गया है, कंवर सिंह तौर दिया गया। दूसरी चीज़ की स्लम्स को लेकर बीजेपी की एक बड़ी चिंता थी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की वो बहुत बड़ी ताकत थी। 6 महीने पहले से, जब से हर स्लम में विस्तारक लगा के और वहाँ पे बीजेपी ने काम किया। पहले दिल्ली में चुनाव बीजेपी कैसे लड़ती थी कि एक माहौल बना के चुनाव लड़ने की कोशिश करती थी। ग्राउंड पे जो मैनेजमेंट था वो आम आदमी पार्टी का बेहतरीन था, क्योंकि वहाँ पे ऐसे भी लोग थे जो प्रोफेशनल थे, जिनको पैसे मिलते हैं उस चीज़ के लिए। तो आप समझ सकते हैं ना कि अगर 30,000 की सैलरी पे कोई काम कर रहा है, चुनाव लड़ाना, तो ज़्यादा काम कर रहा है। इस बार बीजेपी ने उस रणनीति में बदलाव किया, और बीजेपी भी उसी तरह से प्रोफेशनली सिर्फ हवा बनाने को लेकर नहीं, ग्राउंड पे काम करने को लेकर। इसका स्लम में फ़ायदा सौरभ ये हुआ कि 6-6 महीने पहले से अगर आप मैन टू मैन संपर्क कर रहे हैं, उनसे लगातार बातचीत कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो सारे स्लम्स अब इधर झुक गए हैं, लेकिन उसमें इरोजन है, और वो इरोजन ज़बरदस्त है, और वो अरविंद केजरीवाल के लिए मुसीबत वाली बात है। 18% है दिल्ली में, वो आम आदमी पार्टी की तरफ ज्यादा झुका हुआ है। हाँ, इसमें कोई एक चीज आप इसमें ऐड कर दूं, आप ये कैलाश गहलोत पूछ रहे थे। कैलाश गहलोत अपनी नजफगढ़ की सीट छोड़कर बिजवासन पे आए हैं। ठीक है, तो बड़ा इंटरेस्टिंग वहां पर ये है कि जहां से वो चुनाव लड़ रहे हैं, वहां पर सभी कैंडिडेट जो आम आदमी पार्टी के ही हैं। आपको लगेगा ये कैसे है, तो ऐसे है कि आम आदमी पार्टी ने बिजवासन सीट पर सुरेंद्र भारद्वाज को टिकट दिया है, तो ये तो आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट है ही। जो बीजेपी का कैंडिडेट है कैलाश गहलोत, ये भी आम आदमी पार्टी के ही विधायक हैं। जो कांग्रेस का कैंडिडेट है कर्नल देवेंद्र सहरावत, ये भी आम आदमी पार्टी के विधायक रहे हैं। तो इस दिन की सबकी पहचान आम आदमी पार्टी से ही है। ठीक बात है। ओके, तो हमने दलित वोट की बात कर ली, झुग्गी झोपड़ी वोटर की बात कर ली, ये अरविंद केजरीवाल का कोर वोट था। कुछ इरोजन जो है इसमें होगा। दलित वोट आप कह रहे हैं कि अभी भी आम आदमी पार्टी की तरफ जो है वो झुका हुआ है। सर, अब चूंकि समय कम है, तो मैं प्रोमिनेंट सेक्शंस की बात आपसे पूछना चाहता हूँ। बजट जो आया, मिडिल क्लास की हमने खूब बात की है। मिडिल क्लास 45% अराउंड दिल्ली का वोटर है, और 2020 में 52-53% सर्वे बताते हैं कि ये आम आदमी पार्टी को वोट गया था। ये बीजेपी को वापस आएगा, आपको लगता है? बड़ी मात्रा में आएगा मुझे लगता है। ठीक है, क्योंकि देखिए दो चीज़ें, एक मिडिल क्लास जो है, खासतौर से जो बीजेपी का सपोर्टर है, वोट देने कम निकलता है। ये बात बीजेपी को समझ में आ रही है। इस बार उस तरह से तैयारी है कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट, आपने प्राइम मिनिस्टर का भाषण सुना होगा, उन्होंने कहा ढोल बजाते हुए, थाली बजाते हुए, उत्सव मनाते हुए जाइए। तो कायदे से जो है मिडिल क्लास को एड्रेस था कि भाई घर से निकलो, वोट तो करो। ठीक है, तो और जो बजट आया है मिडिल क्लास के लिए, इससे अच्छा बजट शायद कभी नहीं आया था। ठीक है,
तो लोकसभा के तर्ज जो पर वोट हो शिकायत सकता है थी ये मिडिल क्लास। पहले जो लोग जा रहे थे मिडिल क्लास के लोग कहते थे हमारे लिए तो कुछ किया नहीं, ठीक है सर। तो अब वो शिकायत दूर हुई। दूसरा एम महिला वोट, दोनों को उम्मीद है भाई, एक को फ्री बस सेवा मिल रही है फिलहाल, एक 2100 रुपए कह रहा है, दूसरा 2500 रुपए कह रहा है। अच्छा, कल मोदी जी ने ये कहा 8 मार्च को मैं पहली किस्त डाल दूंगा तुम्हारे खाते में। नहीं, बड़ी इंटरेस्टिंग बात हमने सुनी जो हालांकि ये कैसे महिलाओं के लिए ये नहीं हो सकता है। बोला उन्होंने 8 फरवरी को मार्च उसमें तो हो सकता है, ठीक है। तो उसमें फ्री बस राइड बिल्कुल उसका समर्थन कर रही महिलाएं, उसका फायदा अरविंद केजरीवाल को लोकसभा में मिला। अब भी मतलब खिलाफ हो गई हैं ऐसा नहीं है, लेकिन उनका कहना है कि शाम को 5 बजे 6 बजे के बाद बस में चलना मुश्किल हो जाता है। अब ये मामला तो है कानून व्यवस्था का, ये अरविंद केजरीवाल के पास है नहीं, दिल्ली पुलिस तो जो है केंद्र के पास है, लेकिन जो है दोष अरविंद केजरीवाल की सरकार पर कि देखिए यूपी में कैसे योगी जी ने मैनेज किया है कानून व्यवस्था की स्थिति को। तो वो जो है अरविंद केजरीवाल जिसके लिए दोषी नहीं है। यही होता है जब आप किसी से खुश नहीं हो तो उसका अच्छा काम चाहे अपराध ना भी हो तो भी वो भी उसका भी दोष पड़ पड़ जाता है। अच्छा, तीसरा पूर्वांचली वोटर सर, कल मोदी जी ने बिहार तक की बात कर ली अपनी दिल्ली की रैली में। बिहार तक की बात कर ली, बिहार के लिए जो बजट में हुआ है उसको देख लीजिए। तो पिछले 3 चुनावों की तुलना में, बल्कि कहें हम कि 98 के बाद से बीजेपी सबसे ज्यादा ताकत लगाकर ये चुनाव लड़ रही है। और बीजेपी के लिए मुझे लगता है डू और डाई वाला मामला है कि इस बार अगर नहीं जीते तो दिल्ली में बीजेपी का जीतना कभी भी बड़ा मुश्किल होगा। कोई चमत्कार हो जाए तो बात दूसरी है, ये बेस्ट चांस है। हालांकि मैं बताऊं सर, जैसे बता रहे थे कि वो जो महिला वाला बता रहे थे सर एग्जांपल, तो एक महिला जैसे आप बता रहे हो कि भाई वो परेशान थी, तो मैं देवली में था तो वहाँ एक व्यक्ति जो है वो जो है लोकल विधायक को जो है कह रहा है इसने काम नहीं किया, लेकिन कह रहा है मैं वोट केजरीवाल को दूंगा। तो मैं कहा जब तुम खुद ही कह रहे हो काम नहीं हुआ यहाँ पर तो वोट क्यों दोगे? तो बोले ये इस विधायक ने नहीं करवाया, इसलिए अच्छा हुआ केजरीवाल ने इसका टिकट काट दिया, अगला जो आएगा वो मेरा काम करवा देगा। तो वोट क्यों देना है और क्यों नहीं देना है। एक महिला से मैं मिला तो वो ये कह रही कि नहीं बीजेपी ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर वो ठीक रखते हैं और दिल्ली में बहुत चोरी चकारी हो रही है। ठीक है, ये तो बीजेपी का ही काम है। चलो जी, अरे समय निकल गया, आज हमें पता नहीं लगा इतना समय, लेकिन देखिए कोशिश की मैंने सर 20 सीट तक तो हम लोग बात कर पाए, मतलब रफ्तार हमें और बढ़ानी पड़ेगी अगर ये काम करना है तो। चलिए ठीक है, लेकिन एक अंदाजा लग गया ना भाई, चावल को एक दाना पकड़ के थोड़ी आप चेक करते हो, 20 सीट से अंदाजा लग गया। लेकिन राय बटी हुई आज के हमारे पैनल की। प्रदीप सिंह जी सर बहुत कॉन्फिडेंट है कि बीजेपी आ रही है। नहीं सर, अभी नमस्ते नहीं सर, भाई आखिरी बात कह दी, उसके बाद क्या बचा? प्रदीप जी बड़े कॉन्फिडेंट हैं कि बीजेपी आ रही है इस बार। शरद काफी कॉन्फिडेंट है अपने इंडिविजुअल असेसमेंट में कि आम आदमी पार्टी जीत रही है और आएगी, कंफर्टेबली जीत जाएगी, पिछली बार से सीटें कम हो जाएंगी। देवेंद्र और मैं अपनी राय थोड़ी बताते हैं हम दोनों इन दोनों पे कॉन्फिडेंस रखते हैं कि दोनों में से कुछ भी हो गया तो हैरानी नहीं है। हाँ, हैरानी नहीं होगी। हाँ, हैरानी नहीं होगी वैसा कुछ भी हुआ। बहुत शुक्रिया प्रदीप सर, आप स्टूडियो में आए रोज की तरह। बहुत धन्यवाद सर। शरद बहुत शुक्रिया, उम्मीद करता हूँ आपने एंजॉय किया होगा प्रोग्राम। बिल्कुल। और देवेंद्र बहुत शुक्रिया आपका भी।